आमुख। खोर्शेद और रूमी भावनगरी भारत में मुंबई के भायखला में अपने दोनों बेटों विस्पी और रतु के साथ रहते थे, जिनका जन्म क्रमशः 9 अगस्त 1950 और 13 दिसंबर 1951 को हुआ था। बड़े होने पर मोटरिंग के विभिन्न पहलुओं में दोनों लड़कों की गहरी रुचि जागी। अंततः विस्पी और रतु ने गाड़ियों की मरम्मत करने वाले एक गैराज की स्थापना की। उन्होंने कई मोटर रैलियों में भी भाग लिया। 1980 के निर्णायक साल में विस्पी और रतु ने एक 1632 मील लंबी क्रॉस कंट्री मोटर रैली में भाग लिया। रैली 23 फरवरी को शुरू होनी थी और विस्पी और रतु ने इससे पहले अपनी गाड़ी को मुंबई से खोपोली तक जांचने का फैसला किया। यात्रा आरंभ करने से ठीक पहले अपने दोनों बेटों के साथ घटित घटना के बारे में खोर्शेद जी कहती हैं, मुझसे कस कर लिपट कर रतु ने गुड बाय कहा और बाहर निकल गया। वह कुछ ही सीढ़ियां नीचे उतरा होगा, हम दूसरी मंजिल पर रहते थे, कि भागता हुआ दोबारा मेरे पास लौटा। दोबारा मुझसे कस कर लिपट कर उसने मुझे चूमा। मैं समझ नहीं पाई, मुझे अजीब लगा क्योंकि रतु का ऐसा करना बड़ी असामान्य बात थी। एक मंजिल नीचे उतरने के बाद वह एक बार फिर भागता हुआ वापस आया और मुझसे कस कर लिपट कर मुझे चूमा। तब तक विस्पी भी मुझसे विदा लेने आ चुका था। मैंने उन्हें संभल कर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। उन्होंने मुझसे कहा, हमारी प्रतीक्षा मत करना माँ, हम खोपोली तक जाकर लौट आएंगे या फिर रात भर रुककर सुबह वापस लौटेंगे। दोनों की गाड़ी में बैठते ही उनकी भेंट उनके पिता से हुई। रूमी ने भी उन्हें संभल कर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। रतु ने जवाब दिया, फिक्र क्यों करते हैं डैडी, हमने इंजन ठीक कराया है, इसलिए किसी भी तरह हम 30 मील प्रति घंटा से ऊपर जा ही नहीं सकते, सब ठीक ठाक रहेगा। इस तरह उस रात 8:30 बजे विस्पी और रतु बड़े उत्साह के साथ निकले। उनके साथ 2 मैकेनिक और एक दोस्त थे। जब अगली सुबह 8 बजे तक वे नहीं लौटे, खोर्शेद और रूमी जी को चिंता होने लगी। 8:30 बजे के करीब विस्पी और रतु के गैराज से एक मैकेनिक आया और उसने कहा, खोपोली के पास कहीं दुर्घटना हुई है और वे दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। रूमी ने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और तुरंत घटनास्थल की ओर खोपोली रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि विस्पी और रतु की गाड़ी एक पेड़ से टकराकर चकनाचूर थी। आसपास कोई नहीं था, परंतु उन्हें बताया गया कि दोनों को करीबी अस्पताल में ले जाया गया था। जब रूमी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि विस्पी और रतु की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें आई थी और वे सुरक्षित थे। रूमी ने मैकेनिकों से दुर्घटना का कारण पूछा। वे बस इतना बता सके, एक क्षण के लिए हमारी आंख लग गई और अगले ही क्षण गाड़ी टकरा चुकी थी। रूमी को सब कुछ अवास्तविक लग रहा था। वह भाग्यशाली थे कि अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उनके साथ उनके दोस्त और पड़ोसी थे। भारी मन लिए जब वह घर लौटे तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि उस दुखद घटना की जानकारी पत्नी को कैसे दें। भारी दुख के साथ जब वे अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो खुर्शीद जी ने सवालों की झड़ी लगा दी। इतनी देर क्यों हुई? विस्पी और रतु कहाँ हैं? आप इस तरह धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? जब खुर्शीद जी को सब कुछ पता चला तो वह पूरी तरह टूट गईं। उन्हें लगा अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा। ईश्वर पर से खुर्शीद जी का भरोसा उठ गया। उन्होंने कहा, मैं बहुत धार्मिक हुआ करती थी। पहली बार मेरे मन में यह सवाल उठ रहा है, ईश्वर है भी या नहीं। यदि ईश्वर है तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? क्यों मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया, जबकि मैंने किसी को बाल बराबर भी दुख नहीं पहुंचाया? मैंने ईश्वर, धर्म और अपने जीवन का त्याग करने की ठान ली थी। इसके बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जो आश्चर्यजनक था। अंत्येष्टि के 21वें दिन पड़ोस में रहने वाली श्रीमती दस्तूर ने खुर्शीद और रूमी जी को एक हैरत अंगेज कहानी सुनाई। श्रीमती दस्तूर की भाभी एक संगीत सभा में गई थी। मध्यांतर के दौरान उन्होंने एक महिला को हाल ही में हुई दुर्घटना में मारे गए 2 लड़कों के बारे में बातें करते सुना, जो अपने माता पिता को एक संदेश भेजना चाहते थे। इसलिए श्रीमती दस्तूर की भाभी ने उस महिला का फोन नंबर लिया। अगले दिन खुर्शीद और रूमी जी ने इस महिला से संपर्क किया। उन्होंने उन दोनों को अपने घर आमंत्रित किया। उन महिला ने अपना भाई खोया था और वह श्रीमती कपाड़िया नामक एक शक्तिशाली माध्यम द्वारा आयोजित आत्मा आह्वान बैठकों के जरिए अपने भाई से संपर्क किया करती थी। एक बार ऐसे ही एक अवसर पर 2 युवा लड़कों की चीख ने बैठक को बाधित कर दिया था। लड़कों ने कहा कि वे उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है और उनके माता पिता दुख से टूट चुके हैं। वे चाहते थे कि उनके माता पिता को पता चले कि वे जीवात्मा जगत में सुखी हैं
और उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे दोनों उन्हें देख सकते हैं। 22 मार्च 1980 को खोर्शेद और रूमी जी ने नेपियन सी रोड स्थित श्रीमती कपाडिया के घर पर आयोजित सामूहिक आत्मा आह्वान बैठक में भाग लिया। माध्यम श्रीमती कपाडिया बीच में बैठी थीं और दूसरे लोग उनके चारों ओर बैठे थे। वह एक एक व्यक्ति के पास जाकर उन्हें उनके मृत परिजनों से संपर्क करने में मदद कर रही थीं। जब श्रीमती कपाडिया भावनगरी दंपति के पास पहुंची तो उनके मुंह से पहले शब्द निकले, हेलो मम्मी फाट्सो। विस्पी अपनी मां को अक्सर ऐसा कहा करता था। किसी अजनबी के मुंह से इस तरह निजी जीवन का सूक्ष्म वाकया सुनकर खोर्शेद और रूमी जी को इस बात का प्रमाण मिला कि ये उनके बेटे ही थे और ईश्वर से इस तरह उनका दोबारा विश्वास जगा। फिर विस्पी और रतु ने अपने माता पिता से कहा कि वे अकेले में उनसे बात करना चाहते हैं, इसलिए श्रीमती कपाडिया ने उन्हें श्रीमती ऋषि नामक एक अन्य माध्यम के बारे में बताया। कुछ दिनों बाद भावनगरी दंपतियों ने श्रीमती ऋषि के जरिए अपने बेटों से बात की। उन्होंने कहा, मम्मी और पापा, हम विस्पी और रतु हैं। हाँ, मरने के कुछ ही मिनटों बाद हम जीवात्मा जगत में पहुंच गए। यह ईश्वर की इच्छा है और वह चाहते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे बेहतर है। ईश्वर अच्छे हैं, आप हमारे लिए न रोएं और न ही हमारी कमी महसूस करें। हम यहाँ बहुत खुश हैं। हम आपको हर वक्त देख सकते हैं और यहाँ से आपकी देखभाल कर रहे हैं। हम आपसे तब तक संपर्क नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह निश्चिंत और खुश न हो। आपको एकाग्र होने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने खोर्शेद जी से यह भी कहा कि उन्हें पृथ्वी पर रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करना है, अर्थात उन्हें लोगों की मदद करनी है और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करना है। अगले कुछ महीनों में खोर्शेद और रूमी जी ने अपने बेटों की मदद से पूर्ण एकाग्र और शांत होने की क्षमता विकसित कर ली, जिससे उनका अपने बेटों के साथ स्वयं लेखन की विधि द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना संभव हुआ। एक पुस्तक पर वह हल्के हाथ से कलम पकड़कर रखती, मन को संपूर्णतया एकाग्र करती। धीरे धीरे उनके मृत बेटों की आत्माएं उनके हाथ का उपयोग कर कागज पर धीरे और टेढ़े मेढ़े तरीके से कलम चलाती थी। शुरू में केवल लकीरें बनती थीं, लेकिन कई दिनों के प्रयास के बाद शब्द उभरने लगे और वह मुखर होकर प्रश्न पूछती, जिनके उत्तर कागज पर लिखे हुए मिलते थे। लड़कों की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद खोर्शेद और रूमी जी के सामने एक दुर्भाग्यपूर्ण पारिवारिक समस्या खड़ी हुई और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा। कुछ वकीलों की सलाह के विपरीत, जिनका कहना था कि उन्हें केस नहीं लड़ना चाहिए, खोर्शेद और रूमी जी ने उस वकील का चयन किया जिनकी सलाह उनके मृत बेटों ने दूर संवेदन शक्ति के जरिए दी थी। आश्चर्यजनक रूप से विरोधाभासों के विपरीत मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में हुआ। यह इस बात का एक और सबूत था कि भावनगरी दंपति को सचमुच मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त थे। कुछ समय बाद स्वयं लेखन द्वारा और फिर दूर संवेदन शक्ति द्वारा विस्पी और रतु ने अपने माता पिता को जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में एक किताब लिखवाने की अपनी इच्छा का संदेश दिया, जिसके लिए उन्होंने उच्चतर आत्माओं की विशेष अनुमति प्राप्त की थी। उनका विचार था कि पृथ्वीवासियों के लिए ऐसी किताब बहुत उपयोगी होगी, जिनमें वे ईश्वर और जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में जानेंगे, और अगर वे उन नियमों का पालन करेंगे तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। यह विस्पी और रतु की इच्छा थी कि किताब लिखवाकर उसे प्रकाशित कर उसका बड़े पैमाने पर वितरण किया जाए। बहरहाल विस्पी और रतु का मत स्पष्ट था कि उनकी शिक्षा और मान्यताओं से सहमत होने के लिए किसी को बाध्य न किया जाए। दोस्तों, और यहाँ तक कि अजनबियों ने जब खोर्शेद जी के अपने बेटों के साथ संपर्क के बारे में सुना तो वे बड़ी संख्या में भावनगरी दंपति के घर पर जुटने लगे। खोर्शेद और रूमी जी धीरे धीरे यह महसूस करने लगे कि निस्वार्थ भावना रखकर दूसरों के दुख को कम करने से उनके अपने दुख बहुत हद तक कम होने लगे थे। बेटों की मृत्यु के बाद उनके दुखी मन को इस तरह राहत मिली। उन्होंने युवा और वृद्ध दोनों का मार्गदर्शन किया और उन्हें सांत्वना दी। अपनी कहानी सुनाकर उन्होंने अपनी तरह परिजनों के वियोग में तड़पते लोगों को उदासी और निराश होकर टूटने से बचाया। नशे की लत से लेकर शारीरिक यंत्रणा तक की समस्याओं के लिए उन्होंने लोगों को परामर्श दिया, लेकिन अंततः उन्होंने उन लोगों की आत्माओं को राहत पहुंचाई जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान की असली प्यास थी और जो सही मायने में आत्मिक रूप से उन्नति चाहते थे। लोग उनके सामने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के सवाल रखते थे। ऐसे बहुत सारे सवाल इस किताब के भाग 2 में दिए गए हैं। क्योंकि जीवात्मा जगत में कोई विशिष्ट धर्म नहीं होता, इसलिए किसी धर्म विशेष से संबंधित सवालों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। रूमी और खोर्शेद भावनगरी क्रमशः 1996 और 2007 में इस दुनिया से विदा हुए
और जीवात्मा जगत में अपने बेटों से जा मिले। द्रष्टव्य: खोर्शेद आंटी विस्पी के साथ दिन में कम से कम 2 बार, कभी 3 या 4 बार केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच संपर्क करती थी, और वे ऐसा किसी विषय या योजना को तय किए बिना करती थी। उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में संदेश प्राप्त होते थे, जिनके वार्तालाप के स्वर और भाषा को हूबहू उसी तरह सुरक्षित रखा गया है जैसे वे प्राप्त हुए थे। यहाँ दिए गए संदेश वे संदेश हैं जो उन्हें अंग्रेजी में प्राप्त हुए थे, जबकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी। इसलिए उनके अंग्रेजी में प्रवाह की कमी के कारण कुछ वाक्यांशों का स्वर बेहद तेज लग सकता है।